अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की थी। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में जो सबसे पहली है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और टेम्परेचर, थर्मल का मतलब तो होता है हीट वैसे, लेकिन थर्म से निकलता है। और यहाँ पर यानी यहाँ पर इसका मतलब है कि सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस। यानी सेम टेम्परेचर का मतलब है नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। अगर आप समझदार हैं तो फिर बताइए इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। वो भी ज़ीरो होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज और इंटरनल एनर्जी में चेंज का मतलब एक ही बात है। अब जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो ये बनेगा बॉयल्स लॉ। ठीक है। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स ने कहा था कि टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रख लें तो क्या होगा, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, यानी पी वी रिमेन्स कांस्टेंट। ये है बॉयल्स लॉ। अब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसमें ग्राफ्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या सिचुएशन होगी? फर्स्ट लॉ डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर आप इसको एज अ सिस्टम समझना चाहते हैं तो ये है सिस्टम। आप इसको हीट देंगे, डेल्टा यू आएगा 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ में अगर हम देते हैं 100 जॉल हीट तो वो सारी की सारी कहां पर चली जाएगी? वर्क डन में, बिकॉज दिस इज 0। यानी अगर आपने 100 जॉल प्रोवाइड की तो वर्क डन भी 100 जॉल हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू का कोई सीन नहीं होता। डेल्टा यू इज 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 0, और इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। ग्राफ्स हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर एक बार हाइपरबोला, और नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन, एडियाबैटिक। नो हीट एक्सचेंज। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिख दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? Q भी प्लस डब्ल्यू भी प्लस, और नीचे वाली इक्वेशन में Q भी नेगेटिव डब्ल्यू भी नेगेटिव। तो Q पॉजिटिव का मतलब है, Q पॉजिटिव का मतलब हीट प्रोवाइड की जा रही है, W पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। दिस इज एक्सपेंशन। बाय द सिस्टम में हमेशा एक्सपेंशन होगी। बाय सिस्टम, बाय द सिस्टम एक्सपेंड होगा, तो बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन होगी। तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू इज आइसोथर्मल प्रोसेस, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दिस इज आल्सो isothermal process, but this is compression। अब आप शायद ना समझ सकें, ये देखिए जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं एक बार समझा दूं। आपने हीट प्रोवाइड की 100 जॉल, वर्क डन 100 जॉल हो गया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सिस्टम यूं गया। तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों पॉजिटिव, बाय द सिस्टम हो गया। एक और सिस्टम ले लो,
ये यहाँ चला गया, W नेगेटिव, Q नेगेटिव होगा। टू मेंटेन टेम्परेचर Q यानी हीट बाहर निकालना पड़ेगी। सपोज W हुआ है -100 जॉल, तो Q होगा -100 जॉल। इसकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, यहां पर भी डेल्टा U 0 होगा। सो दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन आप, मुझे उम्मीद है कि समझ जाएंगे कि क्या होती है, ठीक है। नो हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है, Q 0। अच्छा, पहले फर्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं कि Q क्या बनेगा। फर्स्ट लॉ डेल्टा U प्लस W, ये जब 0 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी है कि माइनस दोनों तरफ से जहां मर्जी शिफ्ट कर लें, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क जानकर जियो। ये क्या, नेगेटिव वर्क डन, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज एक्सपेंशन। फौरी तौर पे देखो, वर्क डन के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव। वर्क डन जब भी पॉजिटिव होगा वो एक्सपेंशन होगी। एग्जांपल ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने इंसुलेट कर दिया है, यानी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। थर्मस फ्लास्क इसकी एक एग्जांपल है। ओके, अब आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि वर्क डन हो। अब बाहर से तो हीट प्रोवाइड नहीं की जा रही, इसकी इंटरनल एनर्जी थी सपोज 100 जूल U1, फिर U2 हो जाती है 70 जूल। इसका मतलब है डेल्टा U कितना है, -30 जूल। वर्क यानी इंटरनल एनर्जी कम होगी तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। तो W भी कितना है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये होगा जनाब 30 जूल। व्हाट इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, -30 जूल। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, इसी के अकॉर्डिंगली फार्मूला, यानी वर्क डन पॉजिटिव है और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आए वो नेगेटिव होगी। तो एक्सपेंशन में वर्क डन होगा बाय द सिस्टम और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि वर्क डन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कंप्रेशन में इसके उलट है। सपोज ये वही सिस्टम बना लेते हैं, यहां पर इंसुलेटेड सिस्टम है। इस इंसुलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, इधर से वर्क डन ऑन द सिस्टम किया -100 जूल। हीट बाहर तो जा नहीं सकती, सारे के सारे वर्क डन ने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देना है। तो वर्क डन सारे का सारा कहां इस्तेमाल हो गया, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। टेम्परेचर विल इंक्रीज, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सो मेक अ कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, प्रेशर वॉल्यूम, और ये अगर आइसोथर्म है और ये है एडियाबैट। क्योंकि एडियाबैट का फॉर्मूला होता है PV रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम रेज़ टू पावर गैमा। और आइसोथर्म क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम की पावर 1 है, इधर वॉल्यूम की पावर गैमा है, और गैमा जो होता है दैट इज CP/CV एंड द वैल्यू ऑफ गैमा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यू शुड रिमेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। गैमा होता है जनाब 1.67, गैमा है 1.40 एंड गैमा इज इक्वल टू 1.29। अब अगर आप इन वैल्यूज को जरा ध्यान में रखें तो ये है किसके लिए और ये किसके लिए है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये है डायटोमिक गैस के लिए। तमाम डायटोमिक गैसेस नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये गैमा। डायटोमिक गैस आपको पता O2, H2,
ये डायटोमिक है, इसके लिए और इसके लिए भी गैमा की वैल्यू सेम होगी 1.40। सो एयर जो है हमारी वो 99% से ज्यादा, यानी 99% से ज्यादा हमारी एयर डायटोमिक है। तो एयर के लिए भी गैमा की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1.40, ठीक है। और इसी तरह से सर शेप तंग ना करें, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने दें। अच्छा सर शेप आप जो कर रहे हैं आप करें, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो डायटोमिक के लिए मैंने आपको बताया गैमा है 1.40। अब 1.40 को आप कुछ और भी लिख सकते हैं, 14/10 7/5। तो डायटोमिक गैस के लिए 1.40 भी और 7/5 कभी लिखा हो तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली आप देखें तो 7/5 का मतलब भी 1.4 ही है। अच्छा 1.67 है जनाब मोनोटॉमिक गैस के लिए, जैसे H एटॉमिक फॉर्म में हो हाइड्रोजन, इस तरह ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में हो, ठीक हो गया। तो 1.67 को आप लिख सकते हैं जनाब 5/3, मेरा ख्याल है 5/3 लिखा जा सकता है। आप 5 को यहाँ रखें, 3 से करें तो चेक करें, 3 1 द 3 और 2 यानी यहाँ 0, तो 3 6 द 18, ठीक है 1.66, तो 1.67 आ रहा है तकरीबन, ठीक है ना। तो गैमा की वैल्यू 1.29 किसके लिए है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। पॉली एटॉमिक यानी मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, एक तो होता पॉली नरम, वो नहीं, यहाँ पॉली मतलब इंग्लिश का वर्ड है। पॉली एटॉमिक जिसमें ज्यादा, 2 से ज्यादा हो, ठीक है, यानी 2 से ज्यादा क्या हो भला, 2 से ज्यादा CO2 एटम्स 2 से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे CO2 का मतलब क्या है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो CO2 है, H2SO4 है, कोई भी ले लें। तो कभी पेपर में आ जाए तो H2SO4 के लिए गैमा की वैल्यू क्या है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी रेशो। तो आप H2SO4 के लिए आप कहेंगे हमने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दी है। H2SO4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यू नो कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक होती है, डायटोमिक में ये आएगा, ठीक है। इसको भी शॉर्टकट लिखा जा सकता है, ये आप खुद सोचिएगा क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने ये 2 बता दी हैं आपको, इसको भी कोई रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये गैमा की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये था एडियाबैटिक प्रोसेस और इसमें गैमा का जिक्र स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद है जनाब आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब वही बात हम पहले भी कर चुके हैं, सेम। और बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब है प्रेशर। सो आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हमें चार्ल्स ने बताया था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें फिर ग्राफ कैसा आएगा, इधर प्रेशर लेना हमने और इस तरफ लेना है वॉल्यूम, तो ये ग्राफ होगा, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताना याद नहीं रही, मैं यहीं पर बता देता हूँ। W=P∆V का मतलब ये था कि ये कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम ग्राफ। और याद रखिए प्रोडक्ट जब भी आती है ना, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का एरिया, यानी ये 2 चीजों का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट एक्चुअली एरिया से बनता है। रेशो स्लोप होती है परपेंडिकुलर क्वांटिटी ओवर हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो फ्रॉम एरिया ऑफ ग्राफ यू कैन कैलकुलेट वर्क डन। इसमें वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं होता थर्मोडायनामिक्स में। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट 0, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो इट विल बी W = P × ΔV। प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है,
फर्स्ट लॉ के साथ क्या करेंगे आप, फर्स्ट लॉ का क्या सीन होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है क्योंकि उसके नीचे एरिया ज्यादा आता है। ये देखिए जरा, आइसोथर्म में, आइसोथर्म ये है, आइसोथर्म के नीचे एरिया इतना आएगा, सॉरी एडियाबैट, ये एडियाबैट है, एडियाबैट के नीचे एरिया कम आ रहा है, उससे ज्यादा एरिया किसमें आ रहा है, आइसोथर्म में। याद रखिए ये एक्सपेंशन की बात हो रही है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चला एक्सपेंशन है, भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो क्या बढ़ रहा है इस तरह, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ने से इंशाल्लाह एक्सपेंशन होती है। आइसोथर्मल के नीचे एरिया एडियाबैटिक की निस्बत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे आ रहा है, आइसोबैरिक। और एक और भी है, इसका जिक्र ना करेंगे तो जाती है, आइसोकोरिक, सेम वॉल्यूम। सो सेम वॉल्यूम जब होता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसको कहते हैं जनाब गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। सो आइसोकोरिक, नाम पे मत जाइए, इसके काम पे जाइए। ये बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, ठीक, ऐसा नहीं था। तो गे-लुसाक्स लॉ ने कहा था कि प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे ऐसे तो टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा, जैसे मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में बताया आपको, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ के साथ क्या सीन होने वाला है, फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या है जनाब, ये जीरो, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। यानी अगर आप एक सिस्टम पे क्या करते हैं, एक सिस्टम को हीट देते हैं, अगर ये मैंने दे दी 100 जॉउल, तो उसने क्या बढ़ा दी, सारी की सारी एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी, यानी जितनी भी हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, क्योंकि पिस्टन तो फिक्स है। और इसकी एग्जांपल है जनाब प्रेशर कुकर। तो उसमें क्या करते हैं, खाना जल्दी बनाना चाहते हैं ना, अगर आप आगे खाना जल्दी बनाना चाहते हैं आप, तो ये होता है फिक्स। तो आपने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं 100 जॉउल, तो डेल्टा यू सारी की सारी उसके अंदर है। आप 100 से बढ़ाते जाएं वो सारी की सारी अंदर, लेकिन अगर वो पिस्टन फिक्स नहीं है तो बहुत सारी इंटरनल एनर्जी यूज हो जाए, यानी निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी स्टीम की फॉर्म में। तो अगर आप घर में गोश्त पकाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब हीट देंगे, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर देने से प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर यानी उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर बढ़ सकता है, अगर आप ओपन रखेंगे ना किसी बर्तन को, उसके नीचे आग जलाते जो जितनी मर्जी जला लो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ने वाला। गोश्त कितने टेम्परेचर पे पकेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं ऊपर से और इंटरनल एनर्जी को बाहर जाने नहीं देते, तो उससे क्या होगा, उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हो सकता है वो 105 टेम्परेचर हो जाए। तो जब 105 टेम्परेचर पे, यानी वाटर में गोश्त पकाना चाह रहे हैं आप, मीट बनाना, कोई भी चीज़ पकाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर 100 से वाटर का, बॉइल्ड वाटर का, स्टीम का ज़्यादा हो गया, डेफिनेटली उसको कुकिंग टाइम भी कम लगेगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी प्रेशर कुकर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब इसमें अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो प्रेशर, ये वॉल्यूम है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इसके नीचे एरिया 0 है, तो एरिया से हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। तो इसका वर्क डन क्या है, 0। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके।